सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफी अन्ना के कोट के साथ। कोफी अन्ना कहते हैं वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कलर्ड स्किन, बट वी ऑल बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। वी मस्ट फाइट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड वेयर एवर इट एग्जिस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कोट है बहुत रिलीवेंट कोट है। इस कोट का सिंपल मीनिंग है डिस्पाइट अवर डिफरेंसेस। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने सारे डिफरेंसेस होते हैं। आप अमेरिकन ह्यूमंस को देख लीजिए, अफ्रीकन को देख लीजिए, एशियन को देख लीजिए। सो डिस्पाइट अवर डिफरेंसेस, हम सारे जो ह्यूमंस है वो एक पर्टिकुलर फैमिली, जो ह्यूमंस की फैमिली है, उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो यहाँ तक का जो लाइन है, ये कहीं ना कहीं एम्फोसाइज करता है यूनिटी और इक्वालिटी के ऊपर। यूनिटी और इक्वालिटी अमंग द हुम, अमंग द पीपल। जो लोग हैं उनमें यूनिटी और इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे टेररिज्म से फाइट करने के लिए बोल रहा है। सेकंड पार्ट में बेसिकली यही बोला गया है कि टेररिज्म डिस्पाइट इस फॉर्म की, कोई भी फॉर्म का टेररिज्म हो, चाहे वो रिलीजियस टेररिज्म हो, चाहे वो पॉलिटिकल टेररिज्म हो, चाहे वो साइबर टेररिज्म हो, इको टेररिज्म हो, सो डिस्पाइट इट्स फॉर्म हमें उसको जो है अपोज करना चाहिए हर कहीं। ये कहीं ना कहीं इस कोट का मीनिंग है। आई होप इसको आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली हम ह्यूमंस को अगर यूनिटी और इक्वालिटी लानी है तो टेररिज्म को अपोज करना ही पड़ेगा। यही कुछ मतलब है कोफी अन्ना के कोट का, और बहुत ही रिलेवेंट कोट है हमारे आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन से। इंटरनेशनल लॉ एंड टेरर, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। हमें पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जहाँ पे हमने इंडिया की जो प्रोनेस है वॉरफेयर में, ये हमने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करी थी। प्रोएक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं, वो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी थी। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, और बहुत ही रिलेवेंट एंगल है, कि यहाँ पे हम एक फेयर और यूज़ कर सकते थे। वो क्या? लॉ फेयर। अब यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है कि ये जो लॉ फेयर है, इंडिया और पाकिस्तान जो है बहुत सारी जो इंटरनेशनल ट्रिटीज़ हैं उसके जो है मेंबर्स हैं। सो इन ट्रिटीज़ का यूज़ करके इंडिया जो है पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता था कि जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनली जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वाली कंट्री है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ये बहुत ही रिलेवेंट एंगल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सीएपीएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका वॉरफेयर का एंगल हो गया, इकोनॉमिक एंगल हो गया, वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज का एडिटोरियल हमें हम लॉ फेयर वाला एंगल देखेंगे, हमारा जो रीसेंट जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम वाला, उसके रिलेशन में। सो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। राइट। सो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान ने जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वाली कंट्री है, पहलगाम रीजन में हमारे जो फ्यू सिविलियंस थे उनकी जो है इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग की गई थी। तो वहाँ पे उसके रिस्पांस में इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके जो टेररिस्ट के हब्स थे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे मिसाइल अटैक करा। तो इस ऑपरेशन सिंधु के बाद इंडिया ने बता दिया कि इंडिया जो है मिलिट्री एक्शन के लिए, जिसे काइनेटिक मेजर्स भी कहते हैं, उसके लिए एकदम रेडी है। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री एक्शन के अलावा इंडिया के पास एक और अप्रोच है। वो क्या? नॉन मिलिट्री टूल, उसे हम कहते हैं लॉ फेयर। और यही आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन का मेन जो है फोकस है, लॉ फेयर। कैसे जो है हम इंटरनेशनल लॉ को एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। देखो, इंडिया ने अभी तक जो है ये लीगल जो स्ट्रेटेजी है, इसको इफेक्टिवली अभी तक यूज़ नहीं किया है। अभी तक हमने यूज़ किया है किसको? अपने मिलिट्री एक्शन को। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें जो है अपनी मिलिट्री एक्शन के अलावा जो है ये लॉ फेयर को भी, इसको भी यूज़ करना चाहिए। अब कुछ इंटरनेशनल ट्रिटी देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ट्रिटी है ऑन टेररिज्म जिसको हम एज अ लॉ फेयर यूज़ कर सकते हैं। देखो, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, दोनों ही कंट्री बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे एग्रीमेंट है जिसे हम कन्वेंशन भी बोलते हैं, उसके मेंबर हैं। जैसे सार्क कन्वेंशन ऑफ टेररिज्म। दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तीसरा है टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन। तो ये जो 3 कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री ने जो है यूज़ कर रखे हैं। ये जो ट्रिटीज़ है, ये जो कन्वेंशन है, इनका जो मेन मोटिव है वो क्या? टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करना, जो टेररिस्ट जो इस पे स्टेट स्पॉन्सर्ड जो फंडिंग होती है उसको कहीं ना कहीं रोकना, और जो उसके बिहाइंड है, जो उसको कर रहे हैं, उनको पनिश करना। तो ये जैसे एग्जांपल ले तो आर्टिकल 2 हो गया हमारा ICSFT, ये वाला इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसके आर्टिकल 2 के अंदर भी बता रखा है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड किया जाता है तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में काउंट होगा।
वैसे ही सार्क के अंदर भी सेम चीज़ बता रखी है कि जो डायरेक्ट फाइनेंसिंग है उसको स्टॉप करना है। लेकिन हम सभी को पता है कि बावजूद इसके कि दोनों कंट्री जो है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कन्वेंशन की जो है मेंबर है, पाकिस्तान जो है स्टिल स्पॉन्सर्ड करता है टेररिज्म को, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे पाकिस्तान की लॉन्ग हिस्ट्री तो हमें पता ही है टेररिस्ट को फाइनेंस करने की, लेकिन इंडिया ने जो एविडेंस गैदर करना चालू करा, इंडिया ने जो सबूत जो है इकट्ठा करना चालू करा, क्योंकि एक्सपोज भी करना होता है, वो 2008 मुंबई अटैक से स्टार्ट हुआ था, जब कसाब ने ये एक्सेप्ट करा था कि पाकिस्तान के द्वारा ही उसको स्पॉन्सर किया गया था। अब यहाँ पे जो है इंडिया ने पहलगाम रीजन के अंदर भी ये चीज़ एक्सपोज करी है। आपको पता होगा हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री विक्रम मिश्री जी, उन्होंने इंटरनेशनली ये जो है एक्सपोज करा है पाकिस्तान को। द हिंदू के अंदर भी एक फ़ोटो आई थी जिसके अंदर एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो था वो प्रेयर ऑफर कर रहा था, जो डिजीज़ थे जिनकी जो है इस हमले में मौत हुई थी, और उसको जो है सराउंड कर रखा था वहाँ के हाई ऑफिशियल्स ने, वहाँ के मिलिट्री पर्सन्स ने। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडिकेशन ही है कि जो पाकिस्तान है वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, ठीक है। तो अब जो इंडिया है, अब जो इंडिया का रोल क्या है, अब पाकिस्तान को एक्सपोज करना, ठीक है। अब इंडिया एक्सपोज कैसे कर सकता है? इंडिया को जो है ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहीं ना कहीं यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के पास इनफ प्रूफ है कि पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा यूएन मीटिंग्स हो गया, इसके अंदर जो है इस यूएन मीटिंग का यूज़ करके इंडिया जो है पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है, जो प्रूफ्स है वो वहाँ पे दिखा सकता है। डिप्लोमेटिक जो विजिट्स होती है, बायलैटरल जो टाइज़ होती है, वहाँ उसके लिए डिप्लोमेटिक जब विजिट होती है तो उसके अंदर भी जो है ये सारे मुद्दे जो हैं डिस्कस किए जा सकते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी लीगल प्रूफ है कि जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल लॉ को, क्योंकि हमने देखा कि हमने जो ट्रिटीज़ देखी थी, कन्वेंशन देखे थे जिसका इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर है, इसको पाकिस्तान जो है ब्रेक करता है। अब ये टाइम आ चुका है कि जो पाकिस्तान है उसको आईसीजे तक लिया जा सके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो बहुत सारी जो है टेररिस्ट ट्रिटीज़ हैं जो कंट्रीज़ को अलाउ करती है कि वो दूसरे अपने पार्टनर कंट्रीज़ को अगर उसका वियोलेट वो कर देते हैं, अगर उस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, तो आईसीजे जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे उसको लेके जा सकते हैं। कौन सा क्लॉज है वो? उस क्लॉज का नाम है कॉम्प्रोमाइजरी क्लॉज, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजरी क्लॉज है इसके अंदर जो है अगर जो कोई दूसरी कंट्री, क्योंकि एग्रीमेंट दोनों ने साइन कर रखे हैं, अगर कोई दूसरी कंट्री, लेट्स से इस केस में पाकिस्तान, इसका वियोलेशन करती है, हमारे पास प्रूफ भी है, तो हम उसे आईसीजे में घसीट सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूक्रेन ने भी करा है रशिया के अगेंस्ट में, क्योंकि दोनों ही ICSFT जो भी हमने ऊपर देखा बीच वाली जो ट्रीटी थी उसको साइन कर रखा है। तो अब इंडिया को भी इस मेथड को भी लीगली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लीगल वॉरफेयर जो है वो अब इंडिया को यूज़ करनी चाहिए। अब ये मिलिट्री वाली थोड़ा सा इसको विराम दे देना चाहिए। तो लीगल चैलेंजेस जो है वो ये कर सकता है, इंडिया जो है पाकिस्तान को लीगली चैलेंज कर सकता है आईसीजे में। और पाकिस्तान ने भी कुलभूषण यादव केस में, आपको याद होगा बहुत पुराना केस था जिसके अंदर इंडिया को आईसीजे में लेके गया था। तो देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया को भी अब जो है अपनी स्ट्रेटेजी में एक और जो नई स्ट्रेटेजी है लीगल वॉरफेयर की, उसको यूज़ कर लेना चाहिए। लॉफेयर जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, उसको यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा एंगल दे रखा है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहला चैलेंज है कि जो पाकिस्तान है वो आईसीजे की पावर को ही रिजेक्ट कर देता है कि ये हम इसकी जुडिक्शन में ही नहीं आते, ठीक है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसे घसीटते हैं तो इसमें पार्ट लेने से भी रिफ्यूज़ कर सकता है। लेकिन फिर भी इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक चीज़ तो होगी, ग्लोबल जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं इस इशू के ऊपर आएगी कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड करता है टेररिज्म को। सेकंड ये है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया खुद ही जो है आईसीजे की जो पावर है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता अंडर टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पे पाकिस्तान कैसे करेगा? ठीक है, पाकिस्तान ऑल तो इसको तो करता है, लेकिन अगर हम उसे जो है लीगली क्लेम करेंगे वहाँ पे, और हम जब खुद ही उसके लॉज को नहीं मानते, तो पाकिस्तान कैसे उसको जो है अडेयर करेगा? सॉल्यूशन यही है कि पाकिस्तान जो अब इंडिया की यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया जो है अभी तक जो रिजर्व रहता है इस पर्टिकुलर आईसीजे के तहत, तो इसमें यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा जो है अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। अब लास्ट में यही बता रखा है कि इंडिया को जो सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है वो सॉलिड जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जब सॉलिड एविडेंसेस कलेक्ट हो जाएंगे
देन हमें जो है अपनी जो प्लानिंग है, पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको क्यूरेट करने की ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें करके ही हम इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कंट्री, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी। और इसी के बेस पे एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और ध्यान रखना कि अब ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, हम एक नया एंगल जब ले रहे हैं, क्योंकि अगर देखो लेट्स से हम मिलिट्रीली अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, तो मिलिट्रीली एडवांस करने के लिए हमें वेपन्स चाहिए, हमें इंडियनाइजेशन चाहिए, तो वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें, लॉ फेयर की बात करें, तो यहाँ पे अब हमें क्या एडवांसमेंट करनी चाहिए, हमें अपने एक्सपर्ट को इंटरनेशनल लॉज के अंदर ट्रेन करना चाहिए। हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहिए, ताकि इसका यूज़ जो है वो अच्छे से कर सके अगेंस्ट जो स्टेट होता है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, इन केस में पाकिस्तान। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला लॉ फेयर अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आ गया है तो पेपर 2 का अच्छा टॉपिक है, काफ़ी एक बार लिखने का ट्राई करो, क्योंकि ऐसे ही कुछ टॉपिक आपको आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे होंगे, एक हमारा टेलीग्राम का, एक हमारा डिस्कशन ग्रुप का। तो टेलीग्राम में जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्कशन में जाके जो है आप अपनी कॉपी को इवेल्युएट करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। सबसे पहले समझेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी अभी न्यूज़ में क्यों है। देखो, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो है अभी न्यूली वाइस चांसलर बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार के अंदर है, और इन्होंने इसको रिनोवेट करा है और 99% जो अराउंड कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि नया रिक्रूटमेंट हुआ है वहाँ पे, इसलिए सुर्खियों में, न्यूज़ में है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। उससे स्पेशली एंशियंट जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, किसने फाउंड करा, कौन कौन यहाँ पे पढ़ा था, क्या क्या यहाँ पे जो है चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो सारी चीज़ें जो है एंशियंट से रिलेटेड वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था 5th सेंचुरी में, 15th नहीं 5th सेंचुरी में। किसने करा था? कुमार ग्रुप 1 ने। और कौन सी डायनेस्टी का था? गुप्त डायनेस्टी का, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम रह के पढ़ सकते हैं, सबसे ओल्डेस्ट है। अब इसको पैट्रोनेज भी प्रोवाइड किया गया था, संरक्षण भी प्रोवाइड किया गया था कि कौन कौन ने, किसने किसने कराया था? हर्षवर्धन ने और पाला डायनेस्टी के रूलर्स ने। ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारे अशोक थे, एम्परर अशोक थे, महाराजा जो अशोक थे हमारे, उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में चैत्य बनवाया था, वहाँ पे ऑफरिंग दी थी। तो ये सारी कुछ न्यूज़ें हैं, ये सारी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इससे रिलेटेड है, नालंदा यूनिवर्सिटी से। कुछ यहाँ पे पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है जो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करते हैं कि जो बुद्धा थे, जो गौतम बुद्धा थे, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे विजिट करने। जैन टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि महावीर वर्धमान ने 14 जो है रेनी सीजन नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे। तो मतलब कि दोनों ही जैनिज्म के फाउंडर, ये बुद्धिज़्म के फाउंडर और जैनिज्म के तीर्थंकर वर्धमान जी दोनों ही नालंदा यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। तो ये चीज़ न्यूज़ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल्स देख लेते हैं, कुछ जो रिनोन्ड स्कॉलर्स हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जैसे आर्यभट्टा थे कौन? मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया था। नागार्जुना जो महायान के फिलोसफर हैं, वो भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे। दिनंगा जो इसको स्कूल ऑफ लॉजिक के फाउंडर हैं। धर्मपाला जो ब्राह्मण स्कॉलर है। तो देख लीजिए, आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे कि हर धर्म के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे धर्मपाला जो कि ब्राह्मण स्कॉलर हैं, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से पास आउट है। नेक्स्ट है अभयंकर गुप्ता। ये जो अभयंकर गुप्ता है, बेसिकली ये तांत्रिक जो है प्रैक्टिस करते थे और महाबोधि, नालंदा और विक्रमशिला के जो है हेड रह चुके हैं। नारोपा जो कि तिब्बतियन तांत्रिक बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ये भी जो है नालंदा में हेड रह चुके हैं, ठीक है। 2 फॉरेनर्स थे, जैसे चाइनीज़ मॉन्क आइक्विंग और ज़ुआंगवांग, ये दोनों भी जो है नालंदा में विजिट कर चुके हैं, ठीक है। ज़ुआंग ने योग शास्त्रा को स्टडी किया था, किससे? चांसलर शिलाभद्रा से। और ये जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है 2016 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो देखो, अभी हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान जी, इन्होंने एक मीटिंग में बोला कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया था, तो यह कहीं ना कहीं एक चीज़ को बता रहा है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है ये इम्प्लिसिट है। ऑल्सो अभी जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है एनएसएस, जिसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये फॉर्मली हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बताती है कि ये हमारी नेशनल स्ट्रैटेजिक स्कीम्स है, ये पॉलिसी है, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। लेकिन याद रखिएगा कि ये फॉर्मली रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होती है ये क्या चीज़ है। देखो, किसी भी कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक विज़न है या ऑब्जेक्टिव्स हैं डोमेस्टिक लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसको अगर हम रिटन डॉक्यूमेंट में जो है वो कर दें, स्ट्रेटजाइज कर दें, तो उसे हम कहेंगे नेशनल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। इसके अंदर बेसिकली जो जो अपॉर्चुनिटीज़ है, पीरियडिकली क्या क्या अपडेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, कैसे हम उसको एड्रेस करेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक विज़न और ऑब्जेक्टिव होता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंदर। अब इंडिया के पास नहीं है, लेकिन क्यों हमें ज़रूरत है? क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल डायरेक्शन पे जो है मूव करती हैं। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय यहाँ पे बता रखा है। अब जो लेकिन जितने भी मेजर हमारे जो कंट्रीज़ है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, जब इनकी जो है मेजर पावर जो है इन्होंने पब्लिश कर रखी है अपनी नेशनल जो स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये पब्लिश कर रखी थी वायंट इंडिया को भी जो है पब्लिश करने की ज़रूरत है। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्यों जो है हमें ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड है डायनामिक वर्ल्ड है, तो हमें जो है अपनी स्ट्रेटेजी जो है प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, डेट टू डेट जो है उसे अपडेट भी करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कहीं ना कहीं दर्शाता है, स्ट्रेटेजिक सिग्नल ही देता है वर्ल्ड ऑर्डर को कि भाई हमारी जो है एक नेशनल स्ट्रेटेजी है। अगर हम पे कोई अटैक करेगा या कोई हमारे साथ जो है ऊपर नीचे करेगा, तो उसके साथ हम ये सारी चीज़ें करेंगे, जैसे अभी पाकिस्तान के हमने ऑपरेशन सिंदूर में करा था। डिफेंस प्लानिंग जो है उसमें कंटिन्यूटी रहती है अगर जो है हमारी एक रिटर्न स्ट्रेटेजी हो। ऑपरेशनलाइज क्लैरिटी रहती है, क्योंकि रिटर्न स्ट्रेटेजी है तो हमें पता होगा कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में किस तरह का एक्शन हमें लेना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो है प्रयास नहीं हुए। पहले जो है अनिल, जो हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, पहले ऐसे आदमी नहीं है जिन्होंने जो है इस तरफ हमारा जो ध्यान है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की तरफ जो है आकर्षित करा है। इससे पहले भी काफ़ी सारी जो कमिटीज़ हैं, काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने भी हमारा ध्यान आकर्षित करा था। जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी हो गई, जैसे नरेश चंद्रा कमेटी हो गई, जैसे डिफेंस प्लानिंग कमेटी हो गई, जैसे हुड्डा कमेटी हो गई। तो इनके थोड़ा सा नाम याद रखना, और ये ज़रूर याद रखना कि हमारे पास कोई रिटर्न जो डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों इसको अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडोलोसेंट। तो ये हमारा डेटाबेस है, क्योंकि ये सारी जो लांसेट की जो रिपोर्ट्स होती हैं ये कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल होती है ऐसे राइटिंग के अंदर, किसी भी अपने पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसमें वेट डालने के लिए। अगर आप डिस्कशन के साथ एक पर्टिकुलर डेटा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़रा सा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वो बताता है कि जो आप डिस्कशन कर रहे हैं वो फैक्ट बेस्ड है, वो कोई जो है इमोशन बेस्ड नहीं है। तो इसीलिए जो है हमें थोड़ी सी रिपोर्ट्स वगैरह, करेंटली क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेशली यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। डेटा में अगर मैं आपको जो है एक ब्रीफ व्यू दूं, तो यहाँ पे जो एडोलोसेंट्स हैं हमारे, और जिनकी जो संख्या है वर्ल्ड वाइज बढ़ रही है, इनका जो कह लीजिए पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है। वही यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारी वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उनको जो है हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो हेल्थ है ये डाउन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन, हमारा सोशल मीडिया। तो एक बार इसको देख लेना, थोड़े बहुत डेटा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस डेली डिस्पैच वाले को प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये है हमारे कल के डेली डिस्पैच के सॉल्यूशंस, आप एक बार टैली कर लीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है कमेंट करा है। काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं मुझे रेगुलरली, लेकिन जो है कमेंट करने से थोड़ा सा कतराते हैं, सोचते हैं कि सर को पता लग जाएगा, कभी कभी मिस भी कर देते हैं हम, तो मिस मत करा करो, रेगुलर रहा करो। सो यही था आज की डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और कंटिन्यू रहना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।